ऐसा सॉल्व करने का। यस सर, यस सर, यस। आया था, ठीक है। इसको देखो तो एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं। दैट इंप्लाइज एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस एप्सिलॉन थीटा का स्क्वायर बराबर, देखो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर से एक पावर दिस प्लस दिस प्लस दिस बाई दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस, ऐसा हो जाएगा ना। इतना बटा इतना करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ये तो ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, क्योंकि इसका एक पावर कम आ जाएगा और माइनस ये तो दोनों एक ही चीज है तो 1 आ जाएगा और प्लस 2a बाई आर इंटू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो आर बाई ए 2r बाई ए शायद बच जाएगा, 2r बाई ए और 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। देख लो कितना आ जाएगा ना। चुपचाप होकर के रखना, समझे? ज्यादा पकाएगी तो दे देंगे। सर बाहर चले गए क्या भाई? हाँ सर ही निकल गए। अब ये ना कैसा हो गया? इक्वेशन आया था क्या, वाई आर डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा का स्क्वायर आया था एक इक्वेशन, देखो। यस सर, आया था ना, उसका कोई ऑर्डर नंबर दिए थे? 2 था सर, 2, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 था जी सर। 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन स्क्वायर साइन 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यस सर, इक्वेशन 2। हाँ सर 2 था। तो लिख दो कि फ्रॉम 2 वी मे राइट, हम यहां जानबूझ के लिखे रेफरेंस के लिए, फ्रॉम 2 वी मे राइट। देखो यही वाला चीज न है, ये जो ये है वही नहीं ये है। ये क्या है, एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसी के बराबर तो ये है और ये इसके बराबर है, मतलब इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो? जी सर। तो फ्रॉम 2 व्हाट वी मे राइट इज, इसके जगह पर ये लिख देते हैं 1 बाई आर। आप पूरा चीज कर लीजिए,
तो घबराना नहीं है, एक बार हम समराइज कर देंगे तो एकदम स्टेप्स याद दिलवा देंगे कि कैसे कैसे हम लोग सोचे पूरी चीज को, और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी थोड़ा लग रहा होगा कि कितना सारा मैथमेटिक्स किए जा रहे हैं, पर्पस क्या है, क्या करने जा रहे हैं, तो वो पूरी चीज एक बार में हो जाएगी, है ना। वो आपको समराइज कर देंगे एक साथ, ओके। और जब समराइज करेंगे तो पूरा स्टेप्स आपको याद आ जाएगा और एकदम दिखने लगेगा कि किसके बाद क्या करना है और क्या कंक्लूजन पर कैसे पहुंचना है। पहले एक बार आप कर लो। इसके जगह पर अगर इतना लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, इतना बराबर माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2r बाई a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। इसका एक ऑर्डर नंबर दे दीजिए, अगर वो 2 था तो ये 3 हो जाएगा। और जो इलिप्स का इक्वेशन हम लोग लाए थे, याद है, ये इलिप्स बनाए थे और कहते कि मान लो किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक फोकस पर न्यूक्लियस है, तो उसका लिखे थे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट को तो 1 ले लिए थे, सीजीएस यूनिट में लिखे थे, माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर, ऐसे करके जो लिखे थे टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, और फिर उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में ले आए थे, तो ऐसा आ गया था 1/r dr/d थीटा का होल स्क्वायर बराबर समथिंग, एक ऐसा इक्वेशन आया था ना, जिसको कहे थे कि छोड़ देंगे अभी। उसका 1 या कुछ ऑर्डर नंबर शायद दिए होंगे, तो छोड़ देंगे तो धीरे धीरे अपना होते रहेगा, अपना देखिए। Yes, sir. 1/r equal to 1/a into 1 minus epsilon cos theta by 1 epsilon square. वो नहीं, जिसको लिखे हैं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसा करके कुछ लिखे होइएगा। Yes, sir. 2mr square p theta square times p. हाँ, वही 1/r dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये है फ्रॉम कितना ऑर्डर नंबर दिए थे क्या उसका इक्वेशन का? कोई ऑर्डर नंबर नहीं दिए? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं, तो खाली लिख दीजिए कि वी नो दैट, ऐसा कर दीजिए। ऑर्डर नंबर नहीं दिए हैं तो कर दीजिए कि वी नो दैट 1/r dr/d होल स्क्वायर बराबर, ये शायद आया होगा 2me/p थीटा स्क्वायर, मिला लेना, 2m, गलती भी हो सकता है, तुम लोग देख लेना, r स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2mz स्क्वायर, यस सर, प्लस by p theta 2mze स्क्वायर बाई p theta थीटा स्क्वायर इंटू आर, p थीटा स्क्वायर इंटू आर, ऐसा आया था, यही था ना ओरिजिनल इक्वेशन इलिप्स का, यही आया था ना? यस सर, माइक ऑफ था, यस सर। अब देखो ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या? हम क्या किए थे, देखो ये इक्वेशन कैसे लाए थे, अब एक बार समराइज करते हैं। ये इक्वेशन कैसे लाए थे? हम लोगों ने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस एट वन फोकस। तो किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर मान लीजिए न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर था इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लिए थे r के लॉन्ग, एक कंपोनेंट लिए थे r से 90 डिग्री पर, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखे थे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखे थे, और उस इक्वेशन को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके इस फॉर्म में ले आए थे। टोटल एनर्जी को E बोले थे और उसको ऑर्गेनाइज करके इस फॉर्म में ले आए थे, और हम लोगों ने ये कहा था कि ये इलिप्स का इक्वेशन है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब इलिप्स में घूमेगा तो उसके पाथ का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी
एंड इट्स इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ऐसा आएगा। फिर हम लोग बोले कि ठीक है, जब इलिप्स का इक्वेशन चला आया तो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है पोलर फॉर्म में, वो लिखे, दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और फिर बीच में कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन सब कर के फाइनली लाए तो ऐसा आ गया। ये भी इलिप्स का एकदम सेम इक्वेशन है। देखो मतलब पोलर फॉर्म में जो इलिप्स का इक्वेशन था ना, उसको इस वाले फॉर्म में ले आए तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। ऐसा ही इक्वेशन तो आया था हमारे इलेक्ट्रॉन के पाथ का, और इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो अब कंपेयर कर देते हैं, आर स्क्वायर का मल्टीपल जो इस इक्वेशन में है और आर स्क्वायर का मल्टीपल जो इस इक्वेशन में है, दोनों बराबर होगा। 1 के जगह पर 1 तो है ही, आर का मल्टीपल जो यहां है और आर का मल्टीपल जो यहां है, दोनों बराबर होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, comparing the multiples of r square and r। एक लेक्चर अभी और लगेगा कैसे फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफेल्ड ने क्या किया था। तो पहले मुझे पूरी बात करने दो और तब जब कंक्लूजन पर चले जाएंगे उसके बाद फिर फर्स्ट स्टेप से लेके अंत तक समराइज करवाएंगे कि पहले हम लोगों को क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। और एक बार जब हम समराइज कर देंगे उसके बाद घर पर जाके पूरे मैथमेटिक्स को एक बार देखना और फिर एक बार अपने से डिराइव कर लेना, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। एक एक स्टेप दिमाग में बैठ जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और बिल्कुल अपने से अगर इम्तिहान में आएगा तो लिख पाओगे। तो कंपेयरिंग द मल्टीपल्स ऑफ आर स्क्वायर एंड आर फ्रॉम द टू इक्वेशन, व्हाट डू वी गेट। देखो तो यहां आर स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, -1/a स्क्वायर इंटू 1 - एप्सिलॉन स्क्वायर, और नीचे वाले में आर स्क्वायर का मल्टीपल है 2me/p थीटा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और 1 के जगह पर तो 1 है, r का मल्टीपल यहां क्या है 2r का मल्टीपल, दोनों में से 2 तो कट ही जाएगा, तो 2r का मल्टीपल इक्वेट कर देते हैं। तो सीधे लिखेंगे 1/a इंटू 1 - एप्सिलॉन स्क्वायर बराबर mze स्क्वायर बाई p थीटा स्क्वायर, ऐसा हो जाए। इसको डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। व्हाट डू वी गेट, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो देखो तो एक माइनस साइन तो रह ही जाएगा, दिस बाई दिस अपॉन दिस बाई दिस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में ए बच जाएगा और ये तो कट ही जाएगा। और उधर क्या होगा, पी थीटा स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा एम से एम कट जाएगा, 2e बाई पी थीटा स्क्वायर कट गया, एम से एम कट गया, ZE स्क्वायर। तो यहां से E बराबर -ZE स्क्वायर a बाई 2, ऐसा आ जाएगा। E का एक एक्सप्रेशन इतना आ जाएगा। यहां से कंपेयर करने पर दोनों के आर स्क्वायर और आर के मल्टीपल को इक्वेट कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। और 1 - एप्सिलॉन स्क्वायर कितना होता है, व्हाट इज 1 - एप्सिलॉन स्क्वायर, इधर वाला मिटा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसकी तो अब जरूरत है नहीं।
और 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर क्या होता था, याद है? बी स्क्वायर नहीं, हाँ, अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर था बी बाई ए ना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के रेशियो का स्क्वायर। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसी दोनों इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो 2me बाई पी थीटा स्क्वायर और 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो -1 बाई बी स्क्वायर ही बच जाएगा। और दूसरे वाले को लिख सकते हैं mze स्क्वायर बाई पी थीटा स्क्वायर, तो 1 बाई ए और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा तो शायद ए बाई बी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि ऑर्डर नंबर हम नहीं दिए थे, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा अपने नोट को ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। इस सब का ऑर्डर नंबर कुछ दे दीजिएगा, तो यहाँ लिखने में, रेफर करने में आसानी होगी कि इक्वेशन इतना में ऑल्सो भी रिटेन एज इज, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कहां पे कहां लिख दी। वो तो थोड़ा अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, हम लोग तो फ्लो में करते चले गए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस मिल गए। इन इक्वेशंस का भी हम चाहें तो एक नंबर दे सकते हैं, है ना। और इनको जब अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा। इसका एक ऑर्डर नंबर हम अगर दे दें, कुछ भी मान लीजिए ए दे देते हैं, पीछे का हम नहीं जानते हैं क्या दिए हैं, और इसको बी दे देते हैं, तो ऑपरेट ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके इसको डिवाइड करते हैं इसके स्क्वायर से। व्हाट डू वी गेट? देखो, ये हो जाएगा 4 चला जाएगा ऊपर और नीचे में बच जाएगा एम स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 शायद हो जाएगा ना, और बराबर ये हो जाएगा -1 बाई बी स्क्वायर और ये हो जाएगा B4 बाई ए स्क्वायर, ऐसा। तो ये कट जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, m से m कट जाएगा, तो 2e बाई mz स्क्वायर E4 p थीटा स्क्वायर बराबर -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां पर हम लोग इस फॉर्म में एनर्जी को इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि इसमें खाली मेजर एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा था, तो हम मेजर और माइनर दोनों प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में जो है सो रहेगा ही mz स्क्वायर E4 बाई ए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा mz स्क्वायर E4 बाई 2p थीटा स्क्वायर। ये आ गया E का एक्सप्रेशन। ओके, mz स्क्वायर E4 बाई 2p थीटा स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई -p स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक ना। और ए का वैल्यू भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बी, क्या होगा इस वाले इक्वेशन की मदद से, फ्रॉम equation V, from equation V, we may again write
we may again write A को लिख सकते हैं in terms of the mze square by p theta square b square. अब देखिए, जब हमने शुरू किया था सोमरफेल्ड मॉडल की बात करना, तो कहा था मैंने कि विल्सन एंड सोमरफेल्ड ने एक जनरलाइज्ड क्वांटम कंडीशन स्टेट किया था, जनरलाइज्ड क्वांटम कंडीशन स्टेट किया था। उसको किसी भी दो वेरिएबल के बीच आप जनरलाइज कर सकते थे, मैंने दिखाया भी था। उस जनरलाइज्ड क्वांटम कंडीशन से ही प्लैंक का क्वांटम कंडीशन भी आ जाता था, बोर वाला क्वांटम कंडीशन भी आ जाता था। तो जैसे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक फोकस पर अगर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो इस आर्क के एलोंग भी आप क्वांटम कंडीशन लगा सकते हैं, इससे 90 डिग्री पर भी आप क्वांटम कंडीशन लगा सकते हैं। तो वो क्वांटम कंडीशन क्या था? नाउ अप्लाइंग विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटम कंडीशन टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी अप्लाई विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटम कंडीशन for each coordinates. What do we get? रेडियल कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा? इंटीग्रल PR dr बराबर nrh, ऐसा। और 90 डिग्री पर वाले के लिए इंटीग्रल p थीटा d थीटा, इसको kh लिखते थे हम लोगों ने कहा था कि इसको kh लिखेंगे। nr और k इंटीजर्स हैं, जो बाद में कहा गया रेडियल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हियर nr and k are integers which were later on called रेडियल। शुरू में तो ये जस्ट एक इंटीजर के रूप में आया विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटम कंडीशन में, लेकिन बाद में पता चला कि वो कुछ फिजिकल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो इन दोनों को एज क्वांटम नंबर डिफाइन कर दिया गया। रेडियल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इनको कहा गया, रेडियल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बाद में इनको कहा गया। अब दोनों को अलग अलग हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, हम लोग किए भी थे दूसरे वाले को सॉल्व, आप याद कीजिए। हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑलवेज न्यूक्लियस की ओर डायरेक्टेड होता है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाता है वो दोनों को मिलाने वाले लाइन की ओर लाइन के अलोंग लगता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस पॉइंट से फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन गुजरता है, तो उस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। तो टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम इसका कभी बदलेगा नहीं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यूक्लियस विल रिमेन कंजर्व। तो पी थीटा तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये कंजर्व रहेगा। सो क्या होगा देखिए, हमको तो लास्ट वाले रिजल्ट से ही मतलब है, तो इन सबको मिटा देते हैं, इसको भी लिख ही लिए हैं। तो देखिए, अगर हम लोग सेकेंड वाला क्वांटम कंडीशन को पहले सॉल्व करें तो पी थीटा कांस्टेंट रहेगा, पी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल डी थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई इज इक्वल टू के एच। तो ये हो जाएगा पी थीटा 2 पाई
बराबर के एच, तो पी थीटा यहां से हो जाएगा के एच बाई 2 पाई। इसी को बोर ने एल कहा था, इसमें ऑल्सो भी रिटेन एज, उन्होंने कहा था ना एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई, वो आ गया के एच बाई 2 पाई। दिस में भी रिटेन एज, या वी मे राइट पी थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ एल। सो पी थीटा कहो चाहे मॉडुलस ऑफ एल कहो, ये के टाइम्स एच बाई 2 पाई होगा। अब दूसरा वाला है इंटीग्रल पी आर डी आर, ये क्या हो जाएगा? ये है एन आर टाइम्स एच। तो पी आर किसको बोलेंगे? पी आर है लीनियर मोमेंटम रेडियल डायरेक्शन में, तो पी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम आर डॉट एम वी ना, और वी कौन सा वी? रेडियल डायरेक्शन वाला, डी आर बाई डी टी। ये आर है तो डी आर बाई डी टी रेडियल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट। इसके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट लिए थे, एक इससे 90 डिग्री पर और एक रेडियल डायरेक्शन में। तो पी आर मतलब रेडियल डायरेक्शन में मोमेंटम, तो इसके वेलोसिटी का रेडियल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट एम डी आर बाई डी टी, एम डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? एम डी आर बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी टी, एम डी आर बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी टी। और डी आर को ऐसा लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, फिर क्या हो जाएगा? ये हो गया एम डी आर बाई डी थीटा, थीटा डॉट। और डी आर को क्या लिख सकते हैं? डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन यहां कर देते हैं। थीटा डॉट कितना होता था याद है क्या? पी थीटा को क्या लिखते थे? थीटा डॉट से ओमेगा होगा। हाँ ओमेगा तो है, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा थीटा डॉट का? व्हाट इज थीटा डॉट? पी थीटा बाय एम आर स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट। थीटा डॉट किसको लिखते थे? पी थीटा बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ऐसा ही ना था? तो थीटा डॉट को क्या लिखेंगे? पी थीटा बाई एम आर स्क्वायर। तो देखो, तो इंटीग्रल चाहिए किसका? पी आर का। पी आर को कितना लिख सकते हैं? यहां देखो, एम डी आर बाई डी थीटा। अब थीटा डॉट को क्या लिख सकते हैं? पी थीटा बाई एम आर स्क्वायर, थीटा डॉट को लिख सकते हैं। और डी आर को फिर क्या लिख सकते हैं? डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। और वेरिएबल डी थीटा हो गया, टीवी कहां से कहां तक? अगर इसको हटा दें तो ओवर इंटायर पाथ का मतलब ये भी हो जाएगा 0 से 2 पाई। डी आर बाई डी थीटा इंटू डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर भी है, तो ये कितना चलाएगा? इंटीग्रल 0 to 2 पाई एम 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। काम है ओमेगा। एम हो गया और 1 होल स्क्वायर कर दिया तो 1 बाई आर स्क्वायर हो गया ना। और डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और पी थीटा आ जाएगा। अच्छा, एम से एम कट जाएगा, एम एंड एम विल कैंसिल आउट, एम नहीं रहेगा। तो 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, पी थीटा डी थीटा, ऐसा हो जाएगा। और अभी अभी तुरंत निकाले थे 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर कितना आया था? कुछ आया था, एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था क्या? देखो तो, जी जी सर, जी सर। बोलो कितना आया था? तो इंटीग्रल पी आर डी आर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटीग्रल 0 से 2 पाई। हाँ बोलो इसका वैल्यू
साइन स्क्वायर थीटा हाँ is divided by y 1 minus ऐसा। साइन cos थीटा का होल स्क्वायर। यही ना था। यस सर। और पी थीटा तो कांस्टेंट होता है, अभी ऊपर में काम किए हैं कि एंगुलर मोमेंटम इन दैट एट ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर, वो तो कांस्टेंट होता है, तो पी थीटा को बाहर ही कर देते हैं। इस पी थीटा को बाहर ही कर देते हैं तो डी थीटा हो जाएगा। और ये इंटीग्रल बहुत आसान है, इसको निकाल सकते हो। देखो लेट 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा, इसको कुछ मान लो, टी मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो। जेड नहीं मानते हैं, जेड तो हाँ एटॉमिक नंबर माने थे, टी मान लो। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन साइन थीटा डी थीटा बराबर डी एक्स। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन करके तो ये इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन इज नॉट डिफिकल्ट। बिजली भी कट गई, दिख रहा है? जी सर, जी सर। बोर्ड दिख रहा है? जी सर। हाँ, तो दिस इंटीग्रल इज नॉट डिफिकल्ट, इसको आप इंटीग्रेट कर लेना बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं, ये इंटीग्रेट करके देखो इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई, पी थीटा तो बाहर में रहेगा, इंटीग्रल का वैल्यू उतना आ जाएगा 2 पाई और 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर -1 और इतना बराबर NRH होना है। इंटीग्रल किया NRH होना है। और पी थीटा कितना है, KH बाई 2 पाई, KH बाई 2 पाई इंटू 2 पाई 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर -1 बराबर NR टाइम्स H। 2 पाई से 2 पाई कट गया, H से H कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पर, ये देखो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर कितना होता है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी बाई ए की बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अंडर रूट है बी बाई ए, बी बाई ए, तो बी बाई ए करोगे तो ए ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बाई बी -1 बराबर NR बाई के। दैट इंप्लाइज, ऐसा आ जाएगा a बाई बी बराबर, इसको अगर उधर ले जाओगे NR बाई के +1 मतलब NR प्लस के बाई के। अब NR भी एक इंटीजर है ना, और k भी एक इंटीजर है, NR भी एक इंटीजर है और k भी एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो कोई इंटीजर ही ना मिलेगा, 3 में 5 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। तो सिंस NR is an integer and k also is an integer, इधर वाले को मिटाते हैं, since NR and K both are integers, so NR plus K will also be an integer, से n, इन दोनों को जोड़ करके जो इंटीजर आएगा उसको मान लीजिए कि हम n कह देते हैं, मान लीजिए कि n कह देते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा n बाई के, या b बाई ए लिख सकते हैं k बाई n, ऐसा आ गया। b और a का रेशियो दो इंटीजर के रेशियो के बराबर आ गया, b बाई ए बराबर a आ गया, ठीक है।
शॉर्ट डिस्कनेक्ट होगा। कनेक्ट हो गए। ठीक है, आवाज जा रही है? यस आवाज जा रही है? यस सर। ओके ओके। अब जरा देखो तो E का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा था, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब हमको इंटरप्रिटेशन करना है। इतना तमाशा जो किया गया, सॉमरफेल्ड के मॉडल में इलिप्स का इक्वेशन निकाले, ये बोले कि नहीं साहब, पैरेलल ड्रॉ किए कि जब सन के चारों ओर अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमना चाहिए, और ये सब करके इलिप्स का इक्वेशन निकाले उसके एनर्जी के टर्म्स में, फिर इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे, दोनों को कंपेयर किए कर के और एनर्जी का एक्सप्रेशन लाए, फिर विल्सन सॉमरफेल्ड क्वांटम कंडीशंस लगा करके बी बाई ए का वैल्यू निकाल लिए कि वो दो इंटीजर्स के रेशियो के बराबर होगा। ये सब करने के बाद फाइनली इलेक्ट्रॉन का उसके ऑर्बिट में एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया, और क्या जिस समस्या के लिए ये मॉडल डेवलप किया जा रहा था उसका समाधान निकला क्या। आखिरकार ये सारा काम सॉमरफेल्ड क्यों कर रहे थे? बोर मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। 3 से 2 में जो ट्रांजिशन होता था तो शुरू में देखा गया कि वो एक लाइन नहीं है, 2 लाइन्स हैं, और बाद में जब और अच्छा स्पेक्ट्रोमीटर बना तो देखा गया कि 2 ही लाइन नहीं, वो तो 5 लाइन्स हैं। तो ये कैसे हो सकता है? 2 गिवन लेवल के बीच ट्रांजिशन में एक से ज्यादा लाइन्स कैसे निकल सकते हैं? किसी फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ऑल्टरनेटिव मॉडल डेवलप कर रहे थे सॉमरफेल्ड साहब। लेकिन जब इतना कुछ करने के बाद एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है तो बड़ा ही निराशाजनक परिस्थिति बनती है कि सेम वही एक्सप्रेशन आ जाता है जो बोर्स मॉडल में आया था। तो अगर एनर्जी का एक्सप्रेशन वैसा ही है जो बोर्स मॉडल में था, तो बोर्स मॉडल जब एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ये भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा लगने लगा कि साहब सॉमरफेल्ड मॉडल आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन। लेकिन फिर उसमें एक कंसीडर जब फेल कर गया, जब सेम वही एक्सप्रेशन आ गया इतना कुछ करने के बाद जो बोर्स मॉडल में आया था, तब सॉमरफेल्ड ने उसमें एक नई बात फिर से किया, उसमें रिलेटिविस्टिक करेक्शंस डाले, और वो करने के बाद इन्होंने फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। तो वो वाला पार्ट कैसे किए वो तो अगले दिन करेंगे, लेकिन इसको खाली यहां सब्स्टिट्यूट करके एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख के छोड़ रहे हैं। तो हेंस वी मे राइट नाउ एज, हेंस वी मे राइट नाउ एज, जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और पी थीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? पी थीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्या आया था पी थीटा? के एच बाई 2 पाई, वही ना आया था पी थीटा। तो बी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर को पहले लिख दो के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एम जेड स्क्वायर ई 4 बाई 2 पी थीटा स्क्वायर है। अभी इस एक्सप्रेशन में पी थीटा स्क्वायर ही लिख रहे हैं और एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। सो व्हाट डिड वी गेट? व्हाट डिड वी गेट? तो देखो तो पी थीटा स्क्वायर को लिख देते हैं, पी थीटा कितना था? जी सर, के एच बाई 2 पाई। तो ये हो जाएगा दैट इंप्लाइज ई बराबर ई एन बराबर, मतलब एनवा लेवल में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा सॉमरफेल्ड मॉडल के मुताबिक
तब क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे में आ जाएगा के स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर में चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो के स्क्वायर एंड के स्क्वायर कट जाएगा, नहीं, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं सर नहीं, 2 से 2 4 वो कट जाएगा सर, ये कट जाएगा। तो E बराबर EN बराबर -2 पाई स्क्वायर M E4 2 पाई स्क्वायर M E4 बाई H स्क्वायर n स्क्वायर। और Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर को अलग कर, याद करो ये बोर मॉडल वाला एक्सप्रेशन है। इसका वैल्यू हाइड्रोजन के लिए Z को 1 रख दोगे 1 रखते थे और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N को 1 रख दोगे। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो जब इस सब का वैल्यू रखोगे ना, Z को 1, N को 1, और इन कांस्टेंट का वैल्यू चला आएगा -13.6, और अदर ऑर्बिट्स के लिए क्या हो जाएगा, वहां भी यही आता था ना, हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए क्या आता था, -Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर इंटू 13.6। तो सेम वही एक्सप्रेशन आ गया जो बोर्स मॉडल में आया, नो डिफरेंस एट ऑल। तो बोर तो बड़ा सिंपली भाई सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लेकर के और बोले कि इसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल जाएगा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, और एक क्वांटम कंडीशन उन्होंने कहा कि साहब उतने ही रेडियस के ऑर्बिट में घूमेगा जितने रेडियस के ऑर्बिट में घूमने पर न्यूक्लियस के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये दो कंडीशन लेकर के बहुत आसानी से एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल दिए थे। इतना सारा मैथमेटिक्स, इतनी सारी बातें करने के बाद अंत में आकर के ऐसा लगता है जैसे बात टाइम फिक्स हो गई, और वही एक्सप्रेशन मिल गया जो बोर से मॉडल में मिला था। एंड एट दिस स्टेज वी कुड नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि जो बोर का अब इसके मुताबिक भी उतने ही एनर्जी के ऑर्बिट रहेंगे, तो उस एनर्जी के ऑर्बिट में से उससे कम एनर्जी के ऑर्बिट में आएगा, तो बोर्स मॉडल के मुताबिक जितने एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितने वेवलेंथ का निकलना चाहिए था इसमें भी निकलेगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन हुआ नहीं। सो दिस वाज ए बिग फेल्यूर। तब सोमरफेल्ड ने इसमें एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि नहीं, हम फेल नहीं किए हैं, हम इसमें गलती कर रहे हैं, अभी तक एक कंसिडरेशन जो हमें करना चाहिए था नहीं कर रहे हैं। सर्कुलर ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट में फर्क है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होगा कि ऑर्बिट तो सिमेट्रिकल है नहीं, न्यूक्लियस यहां पर है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां होगा तो न्यूक्लियस से काफी दूर होगा, यहां होगा तो उससे थोड़ा कम दूर होगा लेकिन दूर होगा, यहां होगा तो बहुत नजदीक होगा। तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बदलते रहता है और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना है। तो जब डिस्टेंस बदलते रहता है तो उसका स्पीड भी बदलते रहेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो होगा लीनियर मोमेंटम इनटू लाइन ऑफ मोशन का वहां से परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो जब v बदलेगा तो लीनियर मोमेंटम बदलेगा, तो लीनियर मोमेंटम बदलेगा, दूरी के बदलने से स्पीड बदलेगा। तो जब न्यूक्लियस के क्लोज वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन आता है अपने ऑर्बिट में तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व बनाए रखने के लिए, और इतना ज्यादा हो जाता है कि वो रिलेटिविस्टिक डोमेन में चला जाता है, कॉम्परेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है। ऐसी बात किया सोमरफेल्ड ने। तो मास का स्पीड के साथ जो रिलेटिविटी में वेरिएशन लेते हैं, m बराबर, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास था m0 पहले, और अब वो v स्पीड ले लिया कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो अब उसका मास m0 नहीं रहेगा, अब वो हो जाएगा m0 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो चूंकि अब इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बदलती रहती है, तो जब न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होता है तो स्पीड थोड़ा कम होता है, लेकिन जब न्यूक्लियस के नजदीक आता है तो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, इतना ज्यादा हो जाता है कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है।
तो रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विथ स्पीड की बात करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन के मास को कांस्टेंट मान करके हम पूरी बात नहीं कर सकते। और जब वो रिलेटिविस्टिक वेरिएशन को लगाया सॉमरफील्ड ने अपने फॉर्मूले में, स्पीड के वेरिएशन का कंसीडरेशन जब किया इलिप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण, तब वो फाइन स्ट्रक्चर का एक एक्सप्लेनेशन दे पाए। वो कैसे दे पाए वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में आने के पहले आज तक जितनी बात की है ना, एक बार या दो बार एकदम स्टेप 1 से लेकर के और आज तक जितनी बात की उसको दिमाग में अरेंज करके बैठा के आना, तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगा। एक बार रिवाइज करके आइएगा और पूरी बात करने के बाद हम फिर एक बार रिवाइज करवाएंगे कि हम लोग कैसे कैसे किए, कैसे कैसे काम किए, कैसे कैसे मैथमेटिक्स लगे। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई सवाल है तो बोलो, किसी को कोई कुछ पूछना है तो बोलो, लेकिन अगले रोज आप लोग रिवाइज करके आइएगा, ठीक ना। क्लास के पहले एक बार या दो बार पूरी चीज को देख लीजिएगा। अगर संभव हो तो एक दो बार देखने के बाद सारे स्टेप को अपने से एक बार डिराइव भी करने की कोशिश कीजिएगा। जब इतना मेहनत करके पढ़ाई किए हैं तो अगर इम्तिहान में आ जाए तो बिना चोरी चकारी किए हुए लिख सकें अच्छे से, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और दूसरे को समझा भी सके। सिर्फ लिख सकें ये इंटेंशन नहीं है, पूरी बातों की समझ बन गई, इसका भी फक्र अपने को होना चाहिए, है ना। मेहनत कर रहे हैं तो उसका एक पर्पस है। ओके।